हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं लोकस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली वाली क्लास में हमने वाइट ग्रब के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने वाइट ग्रब के क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके प्रबंध मैनेजमेंट के साथ साथ हमने उसकी लाइफ साइकिल और उसके होस्ट प्लांट के बारे में डिस्कस किया था और ये बताया था कि किस तरीके से फील्ड के अंदर हानि पहुंचाता है, किस तरीके से रूट वाले पार्ट को खाता है और ये सारी हानि पहुंचाने के सारे नुकसान, सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आज सबसे इम्पोर्टेंट पेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है जिसके बारे में राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है लोगों को। और ये मुख्य रूप से जब इनका आक्रमण होता है, इसके जो मैं आपको टिड्डा लोकस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, टिड्डा फड़का जिसको बोलते हैं उसको बारे में बात करूँगा। ये बहुत ही हम बात करें तो पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी अपन बात करें, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, इन जो देश है रेगिस्तानी देश है वहाँ पर भी इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप है। तो आज जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है और मैं मानता हूँ कि इस इंसेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज इसके लोकस्ट के बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी, कल भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने कल वाली क्लास में चर्चा की थी। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? लोकस्ट के बारे में। और लोकस्ट के बारे में आप जानते हो लोकस्ट क्या है? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया है। और इसका गण क्या है? आर्थोपटेरा। गण क्या है इसका? आर्थोपटेरा। कुल क्या है? एक्रिडिडी। कुल क्या है इसकी? एक्रिडिडी। यानी कि इसका जो कुल है एक्रिडिडी, इसका कुल कौन सा है? एक्रिडिडी है। और टिड्डा जो है, टिड्डा या फड़का जो है सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में आता है। कौन किसकी श्रेणी में आता है? सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में आता है। यानी कि कहने का मतलब फड़के के बारे में बात करें या इस टिड्डा के बारे में बात करें तो ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आता है। प्लांट के किसी भी भाग को खा जाता है। प्लांट के चाहे लीफ वाला भाग हो, स्टेम वाला भाग हो, कोई सा भी भाग हो, उन सब का क्या करता है? ये भक्षण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कीटों की श्रेणी में आता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेशनल दुश्मन के नाम से जाना जाता है क्योंकि पूरे इसलिए जाना जाता है, आपको पता है कोई भी इंटरनेशनल क्रिमिनल, आप जानते हो नेशनल क्रिमिनल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के नाम से हम बात करें तो ये पूरे देशों में इसका आक्रमण होता है जहाँ पर खेती होती है। क्योंकि ये जो इनका जो हम बात करें जो मैथुन की क्रिया होती है, जो अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है, एक प्रकार से मशीन होती है और इनका जो प्रजनन क्षमता है बहुत ज़्यादा प्रजनन क्षमता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के नाम से घोषित कर दिया गया है। और विश्व में फड़कों की लगभग, विश्व में हम बात करें, पूरे विश्व में बात करें तो फड़कों की लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5000 प्रजातियां पाई जाती है। याद रखना कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5000 प्रजाति। इसमें से 9 प्रजाति, याद रखना, इसमें से 9 प्रजाति टिड्डी दल की संख्या दी गई है। यानी कि 5000 प्रजातियों में से 9 प्रजातियों को फड़का या टिड्डी दल की संख्या दी गई है। और इसमें भारत में टिड्डी की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में मुख्यतः टिड्डी की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। टिड्डा फड़का लोकस्ट बोलते हैं, ग्रासहोपर बोलते हैं, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया होता है, गण क्या होता है इसका? आर्थोपटेरा। कुल क्या होती है? एक्रिडिडी होती है। कुल क्या होता है इसका? एक्रिडिडी होती है। आगे हम बात करने वाले हैं, आगे हम देखें, आगे देखें तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं आगे रेगिस्तानी टिड्डी। देखो 3 प्रजातियां हैं, उन तीनों प्रजातियों की देखो पूरी हम बात करें 9 प्रजातियां पाई जाती है। 9 में से भारत में 3 प्रजातियां पाई जाती है। मुख्यतः भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 3। एक होता है रेगिस्तानी टिड्डी, डेजर्ट लोकस्ट। और रेगिस्तानी टिड्डी के बारे में हम बात करें, रेगिस्तानी टिड्डी के बारे में बात करें जिसे डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं। और ये प्रजाति अत्यंत विनाशकारी है। ये प्रजाति क्या है? अत्यंत विनाशकारी है। और इसलिए रेगिस्तानी टिड्डी, ये क्या कहते हैं? रेगिस्तानी टिड्डी सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तानी टिड्डी का साइंटिफिक नाम एग्जामिनर पूछता है, इसलिए मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं
इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है, और यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट चीज है, तो याद रखना, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और नाम से जानी जाती है ये प्रजाति विश्व में 70 विभिन्न देशों में लगभग 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। ये रेगिस्तानी जो टीडी है, रेगिस्तानी जो टीडी है, ये जो प्रजाति है विभिन्न देशों में, यानी कि हम बात करें विश्व के 70 विभिन्न देशों में, कितने देशों में, लगभग 70 विभिन्न देशों के अंदर, विभिन्न देशों में लगभग 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है? 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए रेगिस्तानी टीडी के बारे में मैं बात करूं तो अत्यंत विनाशकारी है। क्या है? अत्यंत विनाशकारी है। रेगिस्तानी टीडी सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, और इसके अंदर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछने वाली चीज है वो इसका साइंटिफिक नाम पूछा जाता है। साइंटिफिक नाम इसलिए पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि साइंटिफिक नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डेजर्ट लोकस्ट है, इसका प्रकोप भारत में भी सबसे ज्यादा होता है और पूरे विश्व में 70 विभिन्न प्रकार की प्रजाति जो लगभग 3 करोड़, हम बात करें 70 विभिन्न प्रजातियां हैं और लगभग 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में ये पाई जाती है। और रेगिस्तानी टीडी इस तरीके की आपको दिखाई देती है, इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके की दिखाई देती है आपको रेगिस्तानी टीडी, और शानदार तरीके का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये जो होती है ये रेगिस्तानी टीडी होती है। कौन सी होती है? रेगिस्तानी टीडी होती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए। आगे 3 प्रजातियों में पहली प्रजातियों के बारे में डिस्कस कर चुका, अगली प्रजाति है कौन सी? प्रवासनीय टीडी। इंपॉर्टेंट है, प्रवासनीय टीडी के बारे में भी आपको एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता है कि प्रवासनीय टीडी क्या होती है। प्रवासनीय टीडी को माइग्रेटरी लोकस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइग्रेटरी लोकस्ट बोला जाता है। और ये प्रजाति लोकस्ट माइग्रेटरिया, इंपॉर्टेंट है, ये नाम ही एग्जाम में पूछा जाता है। ये नाम एग्जाम में क्या होता है? पूछा जाता है। एग्जाम में क्या होता है? ये नाम ही पूछा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लोकस्टा माइग्रेटोरिया, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, माइग्रेटोरिया, याद रखना, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, ये इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? कि प्रवासनीय टीडी का प्रकोप राजस्थान में भी पाया जाता है, राजस्थान और गुजरात में भी पाई जाती है। वर्ष में 2 बार प्रजनन करती है तथा इसकी अनेक पीढ़ियां होती हैं। कौन सी प्रजाति लोकस्ट की या टिड्डी दल की या फड़का की कौन सी प्रजाति जो राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? लोकस्टा माइग्रेटोरिया। माइग्रेटोरिया जो है, लोकस्टा माइग्रेटोरिया जो है, ये राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और हम बात करें तो ये 2 बार प्रजनन करती है। वर्षा में जब बरसात होती है, वर्षा का समय होता है, तो ये 2 बार प्रजनन करती है तथा इसकी अनेक पीढ़ियां पाई जाती है। तो याद रखना, राजस्थान और गुजरात में पाई जाने वाली टीडा और फड़का का क्या नाम है? उसको बोलते हैं प्रवासनीय टीडी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रवासनीय टीडी बोलते हैं, जो लोकस्टा माइग्रेटोरिया कहलाती है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यही एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो यही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये क्या पूछी जाती है? एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखना, ये क्या पूछी जाती है? एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे इसके बाद में बात करें गुजरात। गुजरात है, गुजरात वाला राज्य, गुजरात का, गुजरात और ये कौन सा? राजस्थान। 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये इसका प्रकोप ज्यादा होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है, याद रखना है आपको। आगे हम बात करेंगे बम्बैया टीडी। कौन सी टीडी है? बम्बैया टीडी, बम्बैया लोकस्ट। भारतवर्ष में टीडी की ये प्रजाति पतंगा सक्सिनेटा, याद रखना, पतंगा सक्सिनेटा, पतंगा सक्सिनेटा, पतंगा सक्सिनेटा गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती है। इसके वयस्क डेजर्ट लोकस्ट से छोटे होते हैं और इसकी वर्ष में 1 पीढ़ी होती है। वर्ष में क्या होती है? इसकी 1 पीढ़ी होती है। तो याद रखना है आपको, भारतवर्ष में टीडी की ये प्रजाति पतंगा सक्सिनेटा, पतंगा सक्सिनेटा, याद रखना, कौन सी प्रजाति? पतंगा सक्सिनेटा। पतंगा सक्सिनेटा जो है वो गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती है। इसके वयस्क डेजर्ट लोकस्ट से छोटे होते हैं। इसके वयस्क किससे छोटे होते हैं? डेजर्ट लोकस्ट से छोटे होते हैं।
और इसमें इसके वर्ष में एक पीढ़ी होती है, इसकी वर्ष में क्या होती है, एक पीढ़ी होती है। तो याद रखना, तीसरी प्रजाति या बोम्बोया टीडी बता रहा हूं, बोम्बोया लोकस्ट बता रहा हूं। और इस बोम्बोया लोकस्ट में आपको पता है इस तरीके की आपको दिखाई देगी बोम्बोया लोकस्ट, बिल्कुल आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और डायग्राम में बारीक बारीक आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसे बोम्बोया लोकस्ट कहते हैं और इसे पतंगा सक्सिनेटा बोलते हैं। जो ये प्रजाति भारतवर्ष में गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती है। कहाँ रहती है, गुजरात से गुजरात से तमिलनाडु, गुजरात से तमिलनाडु में क्या रहती है, सक्रिय रहती है। इसे वेस्ट डेजर्ट लोकस्ट के छोटे होते हैं और ये वर्ष में एक पीढ़ी होती है, इसकी वर्ष में क्या होती है, एक पीढ़ी होती है। तो ये तीनों प्रजातियों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, यानी कि भारत में पाई जाने वाली 3 प्रजातियां, और तीनों प्रजातियां इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया, एक तो रेगिस्तानी सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, और एक आपको मैंने बता दी प्रवासनीय टीडी, और एक बता दी पतंगा सक्सिनेटा, यानी कि हमने बात की पतंगा सक्सिनेटा के बारे में अभी बात की थी। बोम्बोया टीडी, बोम्बोया टीडी हैं जो पतंगा सक्सिनेटा पर है। तो ये सारी चीज़ें, अब आपको राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी प्रजाति है, तो राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी प्रजाति है, ये है जिसको माइग्रेटरी लोकस्ट कहते हैं, प्रवासनीय टीडी कहते हैं, लोकस्टा माइग्रेटरिया कहते हैं, जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। और तमिलनाडु में पाई जानी, गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती है। इसके वयस्क डेजर्ट लोकस्ट से छोटे होते हैं, डेजर्ट लोकस्ट से छोटे होते हैं इसके वयस्क, और डेजर्ट लोकस्ट से जो छोटे होते हैं इसके वयस्क, और इसकी वर्ष में एक पीढ़ी होती है। वर्ष में क्या होती है, एक पीढ़ी होती है। इसलिए मैं बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, बोम्बोया टीडी कहते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है, आगे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि प्रावस्था सिद्धांत दिया गया था, लोकस्ट का प्रावस्था सिद्धांत दिया गया था। और प्रावस्था सिद्धांत का मतलब फेज थ्योरी दी गई थी। कौन सी थ्योरी दी गई थी, फेज थ्योरी। प्रावस्था सिद्धांत के बारे में यहां पे बताया गया था कि ये जो प्रावस्था सिद्धांत है, फेज थ्योरी है, इसके रेगिस्तानी टीडी मुख्यतः 2 प्रावस्थाओं में पाई जाती है। रेगिस्तानी जो टीडी होती है मुख्यतः कितनी प्रावस्थाओं में पाई जाती है, 2 प्रावस्थाओं में पाई जाती है। और 2 प्रावस्थाएं कौन सी है, एक तो एकल प्रावस्था, एक तो एकल प्रावस्था होती है जिसे सोलेटरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेटरी फेज कहते हैं। इस प्रावस्था में टीडी की संख्या विरल होती है, यानी कि विरल का मतलब इस प्रावस्था में, यानी कि जो एकल प्रावस्था होती है इसमें टीडी की संख्या क्या होती है, कम होती है। और एक एकल फेज आपको दिखाई दे रही है टीडी की। और एकल प्रावस्था में अब्रक हरे रंग के, ध्यान रखना, जो अब्रक होते हैं जो छोटे होते हैं वो कैसे रंग के होंगे, हरे ग्रीन कलर के होंगे। कैसे कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। कौन से कलर के होंगे, ये ग्रीन कलर के होंगे। तो इसके जो हम बात करने वाले हैं, इसके जो कौन से अब्रक जो होते हैं, यानी कि वयस्क ना होकर अब्रक जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो आपको इस यहां पे दिखाई दे रहे हैं, हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में इसके वयस्क जो होते हैं, वयस्क, ये तो क्या है, वयस्क नहीं है। हम बात करें तो ये वयस्क नहीं है, बिल्कुल लार्वल स्टेज अब्रक हैं। वयस्क वाली कौन सा है, दूसरा। तो वयस्क जो होते हैं दूसर रंग के होते हैं। ये देखो दूसर रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको, कैसे दिखाई दे रहे हैं, दूसर रंग के दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एकल प्रावस्था में, सोलेटरी फेज में, इस प्रावस्था में टीडी की संख्या विरल होती है। और जिसके छोटे जो टीडा फड़का होता है, छोटा अब्रक जो होता है उसी से अब्रक बोलते हैं। अब्रक जो होता है छोटा, जो अपने फड़का जो होता है वो हरे रंग का होता है। आपने देखा नहीं क्या, जहां पर आप देखते हो राम जी का घोड़ा नाम लेते हो, राम जी का घोड़ा वो हरा कलर का होता है, पौधों पर उछलते उछलते फड़के के रूप में आता है। तो वो जो होता है वो एक, आप बात करें तो एक सोलेटरी फेज हम बात करें, एकल अवस्था में होता है, वो एक हरे रंग का होता है, छोटा होता है। और इसका जो बड़ा वयस्क जो होता है वो दूसर रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूसर रंग का हो जाता है। और एक साधारण फड़के की तरह व्यवहार करता है। ध्यान रखना, एक साधारण फड़के की तरह व्यवहार करेगा। आपने देखा होगा कि आपने गांव में भी सुना है राम जी का घोड़ा, राम जी का घोड़ा वो हरा कलर का आता है और फड़क फड़क चलता है ऊपर। एक प्रकार से वो एकल प्रावस्था में आता है। और एकल प्रावस्था एक विरल होती है, बहुत संख्या कम होती है, बहुत संख्या कम होती है। जो हरे कलर का होता है वो हरे कलर का रंग चेंज हो जाता है, दूसरे रंग का हो जाता है, वो वयस्क हो जाता है। जब चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वयस्क हो जाता है, तो उसका कलर चेंज होता है और वो दूसरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूसरे रंग का हो जाता है। और 2 फेज अलग अलग पाई जा रही है, एक हरे रंग का है और एक दूसरे रंग का है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एकल प्रावस्था कहेंगे। यानी कि रेगिस्तानी टीडी को मुख्यतः 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है।
रेगिस्तानी टिड्डी को कितनी प्रावस्थाओं में बांटा गया है? रेगिस्तानी टिड्डी को 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है और पहली प्रावस्था के बारे में हमने डिस्कस के लिए, जिसे क्या कहते हैं? एकल प्रावस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एकल प्रावस्था कहते हैं। और एकल प्रावस्था आपको दिखाई दे रही है। दूसरी यूथी प्रावस्था, दूसरी कौन सी है? यूथी प्रावस्था, ग्रिगोरियस फेज। ग्रिगोरियस फेज कौन सी है? ग्रिगोरियस फेज भी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के माध्यम से ग्रिगोरियस फेज दिखाई दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी एग्जाम के अंदर क्या होती है? पूछी जाती है, तो याद रखना। इसमें देखो, इसके अंदर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इस अवस्था में टिड्डी के शिशु जो होते हैं, निम्फ होते हैं, भारी संख्या में तथा समूह में पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे एकल प्रावस्था के बारे में, और एकल प्रावस्था के जो शिशु थे, छोटे शिशु थे, निम्फ वाली अवस्था थी, वो हरे कलर की थी, लेकिन सिंगल संख्या में, एकल संख्या में, विरल संख्या में पाए जाते थे। वो समूह में नहीं पाए जाते थे बाहरी। देखो मैंने अभी बताया आपको, अपन आइडिया लगाते हैं, दोनों में अंतर करते हैं। इस प्रावस्था की टिड्डी की संख्या विरल होती है। विरल का मतलब संख्या बहुत कम होती है, समूह में संख्या नहीं होती, एकल रूप में पाई जाती है। और एक आपको देखिए, राम जी का घोड़ा एकल रूप में तो आता है, समूह में थोड़ी आता, बहुत सारे आ जाते हैं, नहीं, एकल रूप में आता है। तो इसका जो नींप होता है, शिशु होता है, वो हरे कलर का होता है, और इसका जो वेस्क होता है वो कैसे कलर का हो जाता है? दूसरे रंग का हो जाता है। और हमने बात की, ये एक साधारण फड़के की तरह व्यवहार करता है। लेकिन यूथी फेज, ग्रिगोरियस फेज के अंदर हम बात करें, यूथी प्रावस्था में बात करें, तो इस अवस्था में टिड्डी के जो शिशु होते हैं वो भारी संख्या में तथा समूह में पाए जाते हैं। यानी कि यूथी प्रावस्था में जो निम्फ होते हैं, ये निम्फ है, शिशु अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ये शिशु अवस्था है, शिशु अवस्था है। और इस शिशु अवस्था में हम बात करें तो इस अवस्था में टिड्डी के शिशु जो है, निम्फ, वह भारी संख्या में तथा समूह में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? समूह में पाए जाते हैं। यूथी प्रावस्था में अब्रक जो होता है, निम्फ जो होता है, काले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? काले रंग के, तथा निश्चित पट्टियों में लंबी दूरी तक गमन करते हैं। एक निश्चित काले रंग के होते हैं, ध्यान रखना। इस प्रावस्था के जो निम्फ वाले होते हैं, बिल्कुल काला रंग दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल शिशु अवस्था जो होती है वो कैसी होती है? काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है। पट्टियों में लंबी दूरी तक गमन करते हैं। इस प्रावस्था के अपरिपक्व वयस्क गुलाबी रंग के होते हैं। अपरिपक्व वयस्क और पूर्ण विकसित वयस्क में परिवर्तित होते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। अपरिपक्व रंग जो होता है, उसके बाद में निम्फ में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पट्टियों के रूप में होते हैं। और यहां पे देखो, ये किस कलर के हो गए? विकसित हो गए, पीले रंग के हो गए। पूर्ण विकसित कैसे होंगे? बिल्कुल पीले रंग के हो गए, पीले रंग के हो गए। कैसे हो गए? ये पीले रंग के हो गए। तो दो अलग अलग इसकी प्रावस्थाएं पाई जाती है, दो अलग अलग इसकी अवस्थाएं पाई जाती है। और एक होती है हम एकल प्रावस्था और सोलेटरी फेज बोलते हैं, और एक ग्रिगोरियस फेज बोलते हैं। दोनों में मैंने अलग अलग प्रावस्था में दोनों में अंतर बता दिया। एकल प्रावस्था में एकल के रूप में, सिंगल संख्या के रूप में पाई जाती है, समूह में नहीं पाया जाता। और उसका जो निम्फ होता है वो हम बात करें ग्रीन कलर का होता है। और वेस्क कैसे कलर का हो जाता है? वहां पे वेस्क मैंने आपको बता दिया, दूसरे कलर का हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी फेज जो आती है, यूथी प्रावस्था आती है, ग्रिगोरियस फेज आती है। और यूथी प्रावस्था में अब्रक काले रंग के होते हैं तथा निश्चित पट्टियों में लंबी दूरी तक गमन करते हैं। इस प्रावस्था में अपरिपक्व वेस्क गुलाबी रंग के होते हैं, जो पूर्ण वेस्क के परिवर्तित होते पीले रंग के हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करें, टीडी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरण होता रहता है। टीडी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरण होता रहता है तथा एकल से यूथी प्रावस्था के मध्य आने वाली अवस्था को ट्रांसिएंट प्रावस्था कहते हैं। कौन सी कहते हैं? ट्रांसिएंट प्रावस्था कहते हैं। कौन सी प्रावस्था कहते हैं? ट्रांसिएंट प्रावस्था कहते हैं। और याद रखना, ट्रांसिएंट प्रावस्था के बारे में पूछे आपको, टीडी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरण, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरण होता है तथा एकल से यूथी प्रावस्था के मध्य आने वाली अवस्था, एकल से यूथी प्रावस्था के मध्य आने वाली अवस्था को ट्रांसिएंट प्रावस्था कहते हैं, ट्रांसिएंट फेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसिएंट फेज कहते हैं।
ट्रांसिएंट फेज कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसिएंट फेज कहते हैं। एकल प्रावस्था वाली टीडी एक साधारण फड़के की तरह प्रजनन करती है। एकल प्रावस्था वाली जो टीडी होती है वो एक साधारण फड़के के रूप में क्या करती है, प्रजनन करती है। राम जी का घोड़ा है वो एक समूह के रूप में थोड़ी रहता है, एक सिंगल रूप में आता है, एक साधारण फड़के के रूप में काम करता है वो, और एक साधारण रूप से वो क्या करता है, प्रजनन करता है, साधारण रूप से वो क्या करता है, प्रजनन करता है। फिर आगे हम बात करें, अंडे अलग अलग दूरी पर दिए जाते हैं। अंडे क्या कर दिए जाते हैं, यहां पे जो एकल प्रजाति की प्रजातियां वो अंडे जो होती हैं वो अलग अलग दूरियों पे दिए जाते हैं, अलग अलग दूरी पे दिए जाते हैं। इसे दूरी होती है, उनके बीच के अंदर दूरी होती है, तो अलग अलग दूरियों पे दिए जाते हैं। पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनुकूलता रखने पर टिड्डी का एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था में रूपांतरण हो जाता है। और याद रखना, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल के चेंजेबल की वजह से हम बात करें, पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनुकूलता में रहने पर, यानी कि पर्यावरणीय परिस्थितियों में की अनुकूलता में रहने पर टीडी का एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं, दोनों में अंतर हम डिफरेंसेस के सर, यूथी प्रावस्था कौन सी होती है, एकल प्रावस्था कौन सी होती है, इनमें क्या अंतर है, उनको एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या, देखो, टीडी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरित रहता है तथा एकल से यूथी प्रावस्था के मध्य जाने वाली अवस्था को ट्रांसिएट प्रावस्था कहते हैं। कौन सी प्रावस्था कहते हैं, ट्रांसिएट प्रावस्था। उसके बाद में एकल प्रावस्था वाली टीडी एक साधारण फड़के की तरह प्रजनन करती है। एकल प्रावस्था वाली टीडी एक साधारण फड़के की तरह प्रजनन करती है और अंडे अलग अलग दूरी पर दिए जाते हैं। अंडे क्या दिए जाते हैं, अलग अलग दूरी पर दिए जाते हैं। याद रखना, अंडे अलग अलग दूरी पर दिए जाते हैं। पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनुकूलता रहने पर टीडी का एकल प्रावस्था से, कौन सी प्रावस्था से, एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था में रूपांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी। आगे, इस प्रावस्था में सघन प्रजनन होने के कारण इनकी संख्या में वृद्धि होती है तथा लंबी उड़ान भरने में उत्पन्न होती है। इस तीनों प्रावस्था में टिड्डी का स्वभाव, शारीरिक बनावट, आकार और रंग में एक दूसरे से विभिन्न दिखाई देती है। अब जैसे ही वो यूथी प्रावस्था में आती है, एकल प्रावस्था पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एकल प्रावस्था यूथी प्रावस्था में रूपांतरित हो जाती है और यूथी प्रावस्था में आने पर वो प्रजनन भी क्या करने लग जाती है, प्रजनन जबरदस्त तरीके से सघन प्रजनन करने लग जाती है, क्योंकि समूह में, अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, जैसे एकल प्रावस्था, अब एकल प्रावस्था है, यह हम बात करें एकल फेज है। ये एकल फेज किसमें बदल रही है, किसके कारण, पर्यावरणीय कारकों की वजह से ये यूथी प्रावस्था में बदलती है। किसमें बदलती है, यूथी में। अब इसमें यूथी के एकल फेज में तो क्या होता है, एकल फेज में तो ये विरल होते हैं, संख्या में एक होते हैं, संख्या में एक। लेकिन हम बात करें यूथी प्रावस्था में बदलते ही ये विरल और सघन प्रजनन करने लग जाते हैं, सघन प्रजनन करने लग जाते हैं, सघन प्रजनन करने लग जाते हैं, जिससे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। जैसे इस प्रावस्था में सघनन प्रजनन होने के कारण इनकी संख्या में वृद्धि होती है, लंबी उड़ान बनने की उत्पन्न होती है। इन तीनों प्रावस्था में टिड्डी का स्वभाव, शारीरिक बनावट, आकार, रंग एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। देखो, इन तीनों प्रावस्थाओं में टिड्डी का स्वभाव, शारीरिक बनावट, आकार और रंग एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। रंग एक दूसरे से क्या दिखाई देता है, भिन्न दिखाई देता है। पोषक पौधे कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है सर। इसके होस्ट प्लांट कौन से हैं, होस्ट प्लांट किसके अंतर्गत आते हैं, खरीफ में बोई जाने वाले लगभग सभी फसलें, खरीफ में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलें, याद रखना सभी फसलें कौन सी है, जैसे बाजरा आ गया, मूंगफली आ गई, मिर्च आ गई, गंवार आ गया, मूंग आ गया, सब्जियां आ गई, वृक्षों के पौधे इत्यादि, ये सभी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो याद रखना पोषक पौधे कौन से हैं इसमें, खरीफ में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलें, जैसे बाजरा, मूंगफली, मिर्च, गंवार, मूंग, सब्जियां, वृक्ष, पौध इत्यादि सभी क्या करती है, प्रभावित करती है।
तो याद रखना आप कौन कौन से पौधों को प्रभावित करते हैं। खरीफ का लोग आप देखना, अभी मई जून के अंदर जो लॉकडाउन था जून जुलाई में, तो मूंगफली के खेत के अंदर आपने देखा होगा वहां पर चल रहा था। उस समय रेगिस्तानी टिड्डी जो है प्रजनन सघन होने की वजह से ऊपर की ऊपर उड़ के आ रही थी और एक जगह नुकसान पहुंचा रही थी। हमारे यहाँ पे बहुत किलोमीटर दूरी ये तय करती है, बहुत किलोमीटर दूरी ये तय करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो किस तरीके से ये सती पुचारी है, आपको देखा होगा लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि टिड्डियों का, इधर तो कोरोना चल रहा था, इधर टिड्डियां चल रही थी ऊपर ही ऊपर, तो ये एक जगह बैठती है। देखो एक जगह बैठ के पूरे प्लांट को चट कर जाती है। देखो आपको डायग्राम में एक निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि देखो एक ही प्लांट पर एक जगह ये युथी प्रावस्था में आ जाती है। एकल प्रावस्था में जैसे फड़किया, सामान्य फड़किया होता है, राम जी का घोड़ा होता है, एकल रूप में होता है, वो ज्यादा नुकसान नहीं। लेकिन एकल से जब युथी प्रावस्था में ये बदलते हैं, ग्रेगेरियस फेज में बदलते हैं, तो वहां पे इनमें सघन प्रजनन होता है और सघन प्रजनन होने की वजह से ये लाखों करोड़ों की संख्या में उड़ान भरते हुए एक जगह किसी फील्ड के अंदर जहां बैठना है एक जगह बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं और एक विराल रूप में बैठते हैं और पूरे पौधों पर बैठकर ये चट और मट कर जाते हैं, पौधे को खा जाते हैं। तो याद रखना सती कैसे पूछाते हैं। सती के बारे में हम बात करें तो सती कैसे पूछाते हैं, देखो महत्व क्या है। टीडी के जो निम्फ वाले भाग होते हैं इसको क्या बोलते हैं, निम्फ, यानी कि निम्फ का मतलब अवयस्क है, वयस्क नहीं है। निम्फ और वयस्क दोनों ही अति सती कारक अवस्थाएं हैं। छोटी अवस्था जो होती है वो भी सती कारक है और इसके जो वयस्क है वो भी सती कारक है, नुकसान पूछाते हैं। तो याद रखना आपको एग्जाम में पूछी जाता है कि जो टीडी होती है, जो टीडी होती है उसके निम्फ व वयस्क ये दोनों ही क्या करते हैं, दोनों अवस्थाएं क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और इसमें हम बात करें, ये आख, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम और अंजीर को छोड़कर किसी भी वनस्पति को संपूर्ण रूप से खा जाती है। यदि आपको पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए, ये आख, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम और अंजीर को छोड़कर किसी भी वनस्पति को संपूर्ण रूप से खा जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी वनस्पति को नहीं खाएगी। न तो अभी एक ध्यान रखना, आंकड़े के ऊपर नहीं बैठेगा, एक नीम के ऊपर नहीं बैठेगा, एक धतूरे के ऊपर नहीं बैठेगा, एक जामुन के ऊपर नहीं बैठेगा, एक शीशम के ऊपर और एक अंजीर को छोड़कर किसी भी वनस्पति का ये भक्षण कर सकती है। आपको पता होना चाहिए किसी भी वनस्पति का ये क्या कर सकती है, भक्षण कर सकती है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। सती की मात्रा, यदि नुकसान की मात्रा कीट की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि जैसे आपको पता है कि खेत में सर इसका कितने प्रतिशत इससे नुकसान होता है, तो जो फड़का है, जो लोकस्ट है, उड़कर कितनी संख्या में उस फील्ड पर क्या कर रहा है, आकर, जैसे हम बात करें एक पर्टिकुलर 15, 20, 30 फड़के आकर एक जगह बैठ गए तो वो सती कम पूछाएंगे। और एक लाखों करोड़ों की संख्या में एक जगह एक खेत में आकर बैठ गए तो वो पूरे खेत को क्या कर देंगे, चटपट कर देंगे। 2 सेकंड, 5, 10 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं और पूरे खेत को क्या करते थे, खाली कर देते हैं। तो यानी कि सती का कारण देखो, एक में तो बहुत कम लगे हुए हैं, एक में एक साथ बहुत ज्यादा संख्या में लगे हुए हैं। जो कम लगे हुए तो वो कम सती पूछाएंगे, जो ज्यादा लगे वो ज्यादा नुकसान पूछाएंगे। इसलिए ये लाइन ये कहना चाहती है कि सती जो नुकसान होता है, किसी भी खेत के अंदर नुकसान होता है, तो इसकी कीट की मात्रा पर, संख्या पर, यानी कि संख्या पर निर्भर करते हैं कि नुकसान कितना होगा, नहीं होगा, कितने कीट आए, उन पर क्या करते हैं, मात्रा पर क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं। अब इसके जीवन चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। टीडी में लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क पीले रंग के होते हैं तथा मैथुन की क्रिया के लिए तत्पर रहते हैं। किसके लिए तत्पर रहते हैं, मैथुन की क्रिया के लिए तत्पर रहते हैं। तो टीडी में सेक्सुअल हम बात करें, टीडी के लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क पीले रंग के होते हैं। लैंगिक रंग अपन बात करें कि इसके जो लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क पीले रंग के होते हैं तथा मैथुन की क्रिया के लिए तत्पर रहते हैं। किसकी क्रिया के लिए तत्पर रहते हैं, मैथुन की क्रिया के लिए तत्पर रहते हैं। मादाएं अंडे देने के लिए ब्लूई मिट्टी पसंद करती है। और याद रखना, जो भी मादाएं हैं वो अंडा कहां पर देती है, मादाएं अंडे देने के लिए ब्लूई मिट्टी। इसलिए जो भी मादाएं अंडे देती है, आपको पता है कि प्रवासनीय टीडी, माइग्रेटरी लोकस्ट जो होता है, रेगिस्तानी टीडी जो होती है,
सबसे ज़्यादा फड़किया के अंदर टिड्डी में सबसे बड़ी एक समस्या है कि वो सबसे ज़्यादा हम बात करें तो वो ब्लूई मिट्टी को पसंद करती है। कौन सी मिट्टी को? सैंडी लोम, ब्लूई मिट्टी को पसंद करती है, जो अंडे भूमि के 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में 50 से 150 तक समूह में देती है। कितनी देती है? 50 से 150 के समूह में देती है। अब हम बात करें, एक मादा 500 अंडे दे सकती है, अंडे चावल के दाने के समान होते हैं। एक मादा हम बात करें तो एक मादा कितने अंडे दे सकती है? 500 अंडे दे सकती है, जो अंडे चावल के दाने के समान पीले रंग के और 7 mm लंबे तथा 1 mm मोटे होते हैं। कितने होते हैं? एक मादा 500 अंडे दे सकती है और अंडे चावल के दाने के समान पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? चावल के दाने के समान। कौन से समान? चावल के दाने के समान। चावल के दाने के समान ये दिखाई देते हैं और पीले रंग के 7 mm लंबे तथा 1 mm मोटे होते हैं। कितने होते हैं? 7 mm क्या होते हैं? लंबे होते हैं, याद रखना। 7 mm लंबे, 7 mm तो ये कैसे होंगे? लंबे होंगे। और 1 mm मोटे होते हैं। क्या होते हैं? ये मोटे होते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सारी कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, अंडों का हेचिंग पीरियड जो होता है 10 से 40 दिन का होता है। अंडों का जो हेचिंग पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? 10 से 40 दिन का होता है। और अंडों में कर्मी आकार का यानी कि वर्मी फोरम के लट भूमि से बाहर आकर निम्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो, मादा ब्लूई मिट्टी के अंदर क्या करती है? मैथुन की क्रिया करती है और अंडे देती है। ब्लूई मिट्टी में, मिट्टी के अंदर क्या करती है? अंडे, सैंडी लोम सोइल में अंडे देगी। और अंडों का हेचिंग पीरियड जो है, अंडों का जो हेचिंग पीरियड है वो 10 से 40 दिन का होता है। और अंडों से कर्मी आकार के, कैसे आकार के? कर्मी आकार के, कर्मी आकार की वर्मी फोरम के लट भूमि से बाहर आकर, लट क्या होती है? भूमि से बाहर आकर निम्फ में परिवर्तित होते हैं। निम्फ में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। निम्फ में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। ये अब्रक 5 बार त्वचा निर्मोचन करके, ये ध्यान रखना, ये निम्फ कितनी बार त्वचा निर्मोचन करेगी? 5 बार त्वचा निर्मोचन करके 3 से 10 सप्ताह में वयस्क में बदल जाते हैं। यानी कि त्वचा निर्मोचन कितनी बार करेगी? 3 से 10 सप्ताह में ये वयस्क में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? वयस्क में बदल जाते हैं। और आपको पता है, पूर्ण विकसित वयस्क 10 से 15 दिन में लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो निम्फ होता है 5 बार त्वचा निर्मोचन करेगा। कितने बार त्वचा निर्मोचन करेगा? 5 बार। और 3 से 10 सप्ताह में वयस्क में बदल जाता है। कितने सप्ताह में? 3 से 10 वीक के अंदर। 3 से 10 वीक के अंदर ये वयस्क में बदल जाते हैं। और पूर्ण विकसित वयस्क 10 से 15 दिन में लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन कर देते हैं। यानी कि हम बात करें, एक समझने वाली बात है यहां पर, जो पूर्ण विकसित वयस्क होता है वो 10 से 15 दिन में सेक्सुअल रूप से यानी कि लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन प्रारंभ कर देता है। टीडी वर्ष में 2 बार ग्रीष्म और शीत ऋतु में अंडे देती है। और एक ऐसी लोकस जो होता है, टीडा जो होता है, फड़का जो होता है, वर्ष में 2 बार अंडे देता है। कितने बार अंडे देता है? वर्ष में 2 बार अंडे देता है। और आपको पता है, एक तो ग्रीष्म ऋतु में और एक शीत ऋतु में ये अंडे देती है। तो आपको पता होना चाहिए, टीडी वर्ष में 2 बार ग्रीष्म और शीत ऋतु में अंडे देती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, और लाइफ साइकिल को शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, देखो यहां पे ये जो टीडी है इसमें 5 बार मोल्टिंग होती है। और यहां पे ये अंडे दे रही है, अंडे है, ये अंडे पीले कलर के अंडे होते हैं जो ब्लूई मिट्टी के अंदर मादा देती है। मादा देगी, मादा अंडे देने के बाद में अंडे में फर्स्ट हेचिंग होगी। हेचिंग का मतलब प्रोस्टर्शन, फुटान होगी। अंडों में क्या होगी? पहली फुटान होगी। तो इसमें फर्स्ट निम्फ प्रावस्था बनेगी, पहली फर्स्ट स्टेज ऑफ निम्फ। फिर इसमें माउल्टिंग फर्स्ट यानी कि त्वचा निर्मोचन होगा, पहला त्वचा निर्मोचन होगा।
और उसके बाद में सेकेंड स्टेज निम्फ आएगी, थोड़ी उससे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में सेकेंड मोल्टिंग होगी, त्वचा निर्मोचन होगी, तो थर्ड स्टेज निम्फ हो जाएगी। और थर्ड मोल्टिंग होगी तो फोर्थ स्टेज निम्फ हो जाएगी। फोर मोल्टिंग होगी तो 5 स्टेज मोल्टिंग हो जाएगी। और इस तरीके से ये वयस्क हो जाएगा। 5 स्टेज निम्फ जो होता है एक प्रकार से वयस्क हो जाता है। और सबसे ज्यादा हानिकारक प्रावस्था कौन सी होती है? निम्फ अवस्था, यानी कि वयस्क। याद रखना, वयस्क और प्लस निम्फ, यानी कि निम्फ को हम क्या बोलेंगे? अभ्रक। ये दोनों क्या करते हैं? खेत में क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो ये वयस्क हो गया। और इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। 5 बार त्वचा निर्मोचन करता है। कितनी बार त्वचा निर्मोचन करता है ये? 5 बार। एक बार वापस देखो, देखो कितनी बार त्वचा निर्मोचन करेगा। अंडों का प्रस्टोपोटन काल, यानी कि हेचिंग पीरियड 10 से 40 दिन का होता है। अंडों से कर्मी आकार के लट भूमि से बाहर आकर निम्फ में परिवर्तित होते हैं। 5 बार त्वचा निर्मोचन में 3 से 10 सप्ताह वयस्क में बदल जाते हैं। पूर्ण विकसित वयस्क 10 से 15 दिन में लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है। देखो 5 बार त्वचा निर्मोचन होगा। पहला त्वचा निर्मोचन हेचिंग के बाद में, हेचिंग के बाद में आपको ये बाहर आ जाते हैं, हरे कलर के बाहर की तरफ आ जाते हैं। पहले त्वचा निर्मोचन होगा, उसके बाद में सेकंड त्वचा निर्मोचन होगा, उसके बाद में थर्ड त्वचा निर्मोचन होगा, उसके बाद में फोर्थ होगा, और फिफ्थ के अंदर ये वयस्क निम्फ के अंदर बदल जाते हैं। जो सेक्सुअली रूप से हम बात करें, लैंगिक रूप से तैयार हो जाते हैं। लैंगिक रूप से जब तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में इसमें 5 मोल्टिंग होती है और ये क्या करता है? अंडे देता है। इस तरीके से ये क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो एक बार आप आराम से देख सकते हो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है डायग्राम के माध्यम से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अंडे में हेचिंग हैगी, हेचिंग होने के बाद में 10 से 15 दिन के बाद में ये पहला स्टार निम्फ बनेगा। उसके बाद में पहला त्वचा निर्मोचन होगा, फिर सेकंड स्टार निम्फ बनेगा, फिर सेकंड स्टार निर्मोचन में दूसरा त्वचा निर्मोचन होगा, फिर थर्ड स्टेज निम्फ बनेगा। उसके बाद में तीसरा इसमें थर्ड स्टेज निम्फ बनेगा, तीसरा त्वचा निर्मोचन होगा, इसमें फोर्थ स्टेज निम्फ बनेगा। और 5 बार त्वचा निर्मोचन होता है। कितने बार? 5 बार इसमें माउल्टिंग होती है। और फिर ये किस में बदलता है? ये फिर बदलता है वयस्क के अंदर। और ये कैसे? जो निम्फ होता है, ये वयस्क निम्फ जो होता है, ये सेक्सुअली रूप से तैयार हो जाता है। और फिर ये ब्लोई सैंडी सोइल जो होती है, वहां पर ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। यानी कि वहां पर ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो एक शानदार तरीके से मैंने आपको डायग्राम बताया है, पूरा अच्छी तरीके से एक बार डायग्राम बताया है। तो आराम से आप देख लो एक बार डायग्राम को, ताकि मैंने जितना समझाया वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे इसके प्रबंध के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रबंध के बारे में, कि इसका मैनेजमेंट क्या है। यदि आपको पता है, राजस्थान सरकार ने जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, उस समय टीडी दल राजस्थान में के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। और राजस्थान में आपको पता है, इधर चित्तौड़गढ़ के जोधपुर, अपने यहाँ जयपुर भी प्रवेश कर चुकी थी, दौसा भी चली गई थी। तो कंट्रोल, किसानों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो कंट्रोल कैसे किया जाए? तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था किसानों को, और कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। क्योंकि ये जो टीडी दल होता है, ये समूह के अंदर आता है, करोड़ों लाखों। जैसे बादल के ऊपर बादल, जैसे आपने देखा होगा बारिश आने वाली है, इतने पूरे बादल क्या हो जाते हैं? बिल्कुल बादल ढक जाते हैं पूरे, और आपको दिखाई देता है बस। और इनकी आवाज जो होती है, आवाज से पहचान जाते हैं। और ये जो टीडी दल अब ये भी नहीं कि 5 टीडी दल आकर 5 खेत में बैठ के, नहीं, एक साथ एक जगह बैठती है। और जहां जितनी भी वनस्पति हैं, धतूरा को छोड़कर, नीम को छोड़कर, अंजीर को छोड़कर, आकड़े को छोड़कर, ये सभी को चट कर जाती है। चट मंगनी पटप्या, यानी कि खाके नष्ट करके फटाफट 2 मिनट में उठ के वो गई। अब सरकार के पास एक प्रॉब्लम आ गई थी कि इसका नियंत्रण, क्योंकि जब इसका प्रजनन मई जून के पहली बरसात के समय इनका सघन रूप से प्रजनन होता है, करोड़ों इसके वयस्क जो होते हैं, निम्फ जो होते हैं, डेवलप होते हैं और एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। और वो जब उड़ते हैं वो उस रेगिस्तान से, जैसे आपको पता है जैसलमेर बाड़मेर एक रेगिस्तान है, वहां पर पाकिस्तान टच बॉर्डर है, तो वहां पे पूरा रेगिस्तान है, तो वहां पर ब्लूई मिट्टी होती है। और ब्लूई मिट्टी के अंदर आपको पता है
जो मादा है वो मैथुन की क्रिया करती है और वहां पे सघन रूप से प्रजनन होता है। तो वहां पे सरकार के पास एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, और ये समस्या आपको अभी लॉकडाउन में देखने को देखी कि टिड्डी दल, आपने बहुत सारे टिड्डी देखे होंगे, फड़किया देखा होगा, पहली बार देखा है मैंने भी। मैं इतना बड़ा हो गया था, मैंने कभी नहीं सुना था कि टिड्डी आ गई, टिड्डी दल आ गई, टिड्डी दल आ गई। जैसे जैसलमेर बाड़मेर में तो आते रहते हैं, लेकिन राजस्थान में और जयपुर जिले के अंदर, दौसा के अंदर, टोंक के अंदर किसानों ने देखा है और भगाया भी है, और बहुत सारे अखबारों में हमने देखा भी है कि आज वहां आ गई, आज वहां आ गई। तो देखो सस्य प्रबंध कैसे करें, इसके नियंत्रण के लिए सस्य प्रबंध कैसे करते हैं। रात्रि के तथा सूर्योदय से पूर्व एक जगह एकत्रित होकर सूर्य उदय होने से पहले, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले तो रात्रि रहेगी, तो रात्रि के अंदर जितने भी निम्फ और वेस्क को आग की लपट फेंकने वाले यंत्र, जिसको फ्लेम थ्रोवर कहते हैं, और इसी के बारे में पूछा गया था, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इसी के लिए पूछा गया था कि फड़किया को, टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। आग की लपटें निकलती है जिसे जिसे फ्लेम थ्रोवर कहते हैं। याद रखना, फ्लेम थ्रोवर किसके लिए यूज किया जाता है, टिड्डी को नष्ट करने के लिए सस्य प्रबंध के रूप में काम लिया जाता है। तो याद रखना, लपटे फेंकने वाला, लपटे, आग की लपटे फेंकने वाला फ्लेम थ्रोवर से जलाकर नष्ट किया जाता है। यानी कि रात्रि के अंदर जब आपको पता है कि टिड्डी दल आ चुका रात को और वो एक जगह बैठ गया खेत में, तो एक फ्लेम थ्रोवर आता है जिसके ऊपर आगे मुंह रहता है और उसमें आग की लपटें निकलती है। तो जैसे ही हम लेके जाते हैं ऐसे आग की लपटें, तो उससे आग की लपटें निकलती है, तो सारी आग की लपटी बहुत दूर तक जाती है, जिससे वो दूर दूर तक निकल जाती है, दूर दूर तक चली जाती है, और जिससे उसे नियंत्रण किया जा सकता है। फसलों में होने वाले नुकसान को 0.1% नीम की निम्बोली के तेल का छिड़काव करके बचाया जा सकता है। अब आपको पता है कि जैसे यहाँ पे प्रकोप हो रहा है, आपको पता है कि हमारे पड़ोस के अंदर या दूसरी जगह टिड्डियों ने क्या किया, पूरे खेत को चटमट कर दिया, खा गए, नुकसान कर दिया। तो उस समय आपके पास 0.1% निम्बोली, नीम की निम्बोली पर कभी अंजीर आग पर, या कभी यदि नीम का थोड़ा सा भी कुछ पड़ा हुआ है खेत के ऊपर, तो वो वहाँ पर नहीं बैठेगी, वो नहीं खाएगी। इसलिए आपको पता है फसलों में होने वाले नुकसान को 0.1% नीम की निम्बोली के तेल का छिड़काव करके बचाया जा सकता है। कितना प्रतिशत? 0.1% नीम की निम्बोली के तेल का छिड़काव करके बचाया जा सकता है। जैविक प्रबंधन क्या है? जैविक प्रबंध के बारे में बात करें तो टोक्स प्रोसेरस नामक भृंग इसके अंडे खाकर नष्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। टोक्स प्रोसेरस नामक भृंग, एक टोक्स प्रोसेरस नामक एक कीट होता है, भृंग होता है, स्लब होता है, मोत होता है, इसके अंडे खाता है और इसके अंडे खाकर इसको नष्ट कर देता है। तो एग्जामिनर ये पूछा जाता है कि टिड्डी के जैविक नियंत्रण के लिए कौन सा स्लब काम में करते हैं, कौन सा भृंग जिसको अंडों को खाता है। आपको याद रखना है, बार बार मैं बता रहा हूं, यहां पे डबल स्टार मैंने आपको लगा दिया है। टोक्स प्रोसेरस जो होता है, टोक्स प्रोसेसर जो होता है, एक भृंग होता है जो अंडे को खाकर क्या करता है, नष्ट करता है। उसके बाद में दूसरा जैविक कंट्रोल, बेसिलिस थुरिंजियस बैक्टीरिया भी टिड्डी के जैविक नियंत्रण में प्रभावी होता है। कौन सा बैक्टीरिया जो है टिड्डी के जैविक नियंत्रण के लिए उपयोगी है, आपको बता देता हूं, और वो कौन सा है? बेसिलस थुरिंजियस है। कौन सा है? बेसिलस थुरिंजियस है। और बेसिलस थुरिंजियस जो है बैक्टीरिया टिड्डी के जैविक नियंत्रण के लिए क्या है? प्रभावी हैं। टिड्डी के जैविक नियंत्रण के लिए ये क्या है? प्रभावी है। उसके बाद में मेना, तिलियर पक्षी को प्रोत्साहन और संरक्षण देकर इनका जैविक नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? इसका जैविक नियंत्रण के बारे में डिस्कस हो गया। जो मैंने आपको बताया, टोक्सोप्रोसेरस जो है नामक भृंग इसके अंडे खाकर क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। बेसिलिस थुरिंजियस जो हैं बैक्टीरिया जो टिड्डी के जैविक नियंत्रण में प्रभावी होता है। मेना और तिलियर पक्षी जो होता है, पक्षियों को प्रोत्साहन और संरक्षण में इनका जैविक नियंत्रण किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं आगे इसके रासायनिक प्रबंध के बारे में। तो रासायनिक प्रबंध आपको डायग्राम के माध्यम से भी इसी तरीके से रासायनिक प्रबंध किया जाता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है
कीट के प्रजनन स्थल के चारों ओर, आपको पता है कि रेगिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर रेगिस्तान स्थल है, वहां पर आपको पता है कि यहाँ पे प्रजनन हो रहा है सघन रूप से, तो उनके चारों तरफ गहरी नाली, स्थल के चारों ओर गहरी नाली ट्रेंच खोदकर उसमें 2% लिडेन चूर्ण का बुरकाव कर देने से नवजात जो शिशु होते हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं। निम्फ के रास्ते से सुबह सुबह सायकाल जहरीला चारा, गेहूं की भूसी, सोडियम क्लोरोक्लोराइड या पेरिस ग्रीन नामक विष तथा थोड़ा सा सीरा मिलाकर फैला देता है, जिससे खाकर वो अभ्रक मर जाते हैं। प्रजनन वाले क्षेत्र में आपको कुछ भी नहीं करा, जो नीम वाले रास्ता है, जो नीम जहां प्रजनन हो रखा है वहां पर गेहूं का जो जहरीली चीजें रख दो, वहां पर आप सोडियम रख दिया, पेरिस ग्रीन नामक विष रख दिया, थोड़ा सा सीरा रख दिया, उनको खाने से वो जो शिशु अवस्था होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिनको खाकर ये मर जाते हैं। ये देखो यहाँ पे वैज्ञानिकों के द्वारा जो है वो टीडी नियंत्रण कंट्रोल के द्वारा यहाँ पे नियंत्रण किया जा रहा है, शानदार तरीके से, इस तरीके से वो नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सारा नियंत्रण हो गया, रासायनिक प्रबंध हो गया। इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि रासायनिक प्रबंध कैसे करते हैं, और एक बार मैंने आपसे सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आज की इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम टीडी को क्या कहते हैं, टीडी की कौन कौन सी प्रजातियाँ होती है। एक बार मैं वापस आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। हम इसकी 3 प्रजातियां हम पढ़ रहे थे। टीडी के बारे में हमने सिस्टोसर्किया ग्रेनेरिया पढ़ा, आर्थ्रोपोडा पढ़ा, कुल एक्रिडी पढ़ा, और इसके बारे में हमने देखा उसकी 3 पूरे भारत के अंदर, भारत में मुख्यतः इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती है, और तीनों प्रजातियों के बारे में पता है। एक प्रजातियां जैसे रेगिस्तानी टीडी कहते हैं, और रेगिस्तानी सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया जिसको कहते हैं हम, इसे रेगिस्तानी टीडी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था प्रवासनीय टीडी, और इसे कहते हैं लोकस्टा माइग्रेटोरिया कहते हैं। और तीसरी जो प्रजाति पढ़ी थी वो कौन सी थी, बम्बैया टीडी, जिसको हम पतंगा सक्सिनेटा कहते हैं, पतंगा सक्सिनेटा कहते हैं। तो ये हमने पढ़ी थी, और उसके बाद में हमने ये क्या पढ़ा था, आगे हम इसके प्रावस्था सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, प्रावस्था सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। और 2 प्रावस्थाओं में पाई जाती है, एकल प्रावस्था के अंदर पाई जाती है, और दूसरी हमने बात करें एकल प्रावस्था में ऐसा धूसर और हरे कलर के होते हैं और एकल रूप में पाए जाते हैं। आगे हमने पढ़ा था, आगे हमने क्या पढ़ा था, इसकी यूथी प्रावस्था के बारे में, जो समूह के रूप में पाए जाते हैं, एक सघन रूप में पाए जाते हैं। फिर हमने इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की, और ये इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हमने देखा, कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो ये नुकसान पहुंचाने वाला डायग्राम भी मैंने आपसे डिस्कस किया, कैसे नुकसान पहुंचाता है। आगे फिर इसके जीवन चक्र के बारे में हमने बात की, जीवन चक्र इसका कैसा होता है, पूरे जीवन चक्र के बारे में बात की। आगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया, और शानदार तरीके से डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने लाइफ साइकिल भी बता दी अच्छे तरीके से कि कैसे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे हमने इसके प्रबंध के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया। प्रबंध में सस्य प्रबंध अच्छे से देख लिया, और उसके बाद में आगे हमने क्या देखा, रासायनिक प्रबंध देख लिया, जैविक प्रबंध देख लिया, और लास्ट के अंदर किसके बारे में देख लिया, रासायनिक प्रबंध देख लिया। तो इसी के दौरान हमने ये लोकस्ट कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यानी कि जो पोड बोरर है, आपको मैं दिखा देता हूं। अगली क्लास के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राम पोड बोरर के बारे में। चने का फली छेदक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम, गण, कुल, और ये किस तरीके से इसे अमेरिका में कपास का अत्यंत विनाशकारी कीट कहते हैं, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में आपको मैंने सारी चीज़ें लोकस्ट के बारे में डिटेल से स्टडी की, और आई होप कि आपको लोकस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कल वाली क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि चने का फली छेदक हैं, जो मुख्य रूप से ग्राम के अंदर ही जो होता है, खरीफ के सीजन का जो होता है ग्राम, यानी कि हम बात करें चना, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, कितनी हानि पहुंचाता है, कौन सी इसकी फैमिली होती है, कौन सा इसका हम बात करें गण होता है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, इन सभी के चीज़ों के बारे में हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।